औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 54 और आपको पता है कि हम स्टडी कर रहे हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेक्चर नंबर 54 मैकेनिक्स 2 और स्टडी हम कर रहे हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसकी एक वीडियो जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो पार्ट 1 था तो वो मैं इसका जो है वो अपलोड कर चुका हूँ और आज इसका पार्ट 2 है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ठीक है, पार्ट 2 आज हमने स्टडी करना है इसका। लास्ट पार्ट के अंदर हमने मास की प्रॉपर्टीज़ जो है उनको स्टडी किया था। एक तो हमने कहा था कि मास जो है उसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी है और दूसरा हमने ये स्टडी किया था कि जो मासेज होते हैं उनके दरमियान एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है। उसके बाद हमने आइंस्टाइन का जो व्यू था इसके बारे में उसको स्टडी किया था और उसमें हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट बयान किया था जिसमें एक पर्सन था कि जो होल्ड किया हुआ था जिसने ब्रीफ केस, और वो ब्रीफ केस जो है वो एक एलिवेटर के अंदर लेके खड़ा होता है। एक केस के अंदर एलिवेटर जो है वो स्टेशनरी थी, रेस्ट के ऊपर थी, इनर्शियल फ्रेम था, और दूसरे केस में एक्सेलरेटेड फ्रेम था, वो एलिवेटर एक्सेलरेट कर रही थी। लेकिन जब वो बॉक्स ब्रीफ केस को नीचे की तरफ फेंकता है जो पर्सन है, तो दोनों केसों के अंदर यही ऑब्ज़र्व किया गया कि वो ब्रीफ केस जो है वो एलिवेटर के फ्लोर की तरफ जो है वो मूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एक्सेलरेटेड फ्रेम हो चाहे आपके पास स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम हो, दोनों सूरतों के अंदर ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था आइंस्टाइन का, इससे आइंस्टाइन ने ये जो आइडिया उसने लिया कि आप ये जो दो सिचुएशंस हैं इनके दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। उसने इस आइडिया को फर्दर एक्सटेंड किया। तो उसने इसको एक्सटेंशन किस तरह दी? उसने इसको एक्सटेंशन दी कि उसने एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो करके देखा। आइंस्टाइन का क्या आइडिया था कि चाहे इनर्शियल फ्रेम हो चाहे ना इनर्शियल फ्रेम हो, दोनों केसेस के अंदर ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम है। तो उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि उसने सपोज किया कि एक लाइट की पल्स थी जो सेंट की हॉरिजेंटली इन द एलिवेटर। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये उसी तरह हम ये एलिवेटर लेते हैं, देखिए, ठीक है, ये एलिवेटर है और इसके अंदर ये यहाँ पे पर्सन जो है वो खड़ा। ये क्या करता है? ये एक लाइट की पल्स को शाइन करता है। ठीक है, लाइट की पल्स को शाइन करता है। यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो कितना है? वो जे के बराबर है। ठीक है, तो ये देखता है कि ये पल्स जो है ये नीचे की तरफ मूव करती है। इसी तरह दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर क्या है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और इधर फिर सिमिलरली उसने देखा कि ये पर्सन जो है वो खड़ा है और ये लाइट को शाइन करता है, तो लाइट इस केस में भी नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि इसकी V जो है वो 0 है और A इसका यहाँ पर
ज़ीरो है, ठीक है। यानी कि ये इनर्शियल फ्रेम है और पहले वाला यानी कि फिगर सी होगी, ये डी होगी, ये कौन सा है, ये इनर्शियल फ्रेम है, और ये कौन सा है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अब इसमें भी देख लें कि दोनों ऑब्जर्वर्स जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम है कि लाइट जो है, जो लाइट उसने शाइन किया है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, ठीक है। तो इसको अगर हम इस सिचुएशन को राइट डाउन करें तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको मैं लिख देता हूँ इस सिचुएशन को कि सपोज अ लाइट पल्स, सपोज करें कि एक लाइट पल्स जो है is sent horizontally across the elevator, is sent horizontally across the elevator, यानी कि एलिवेटर में उसको हॉरिजेंटली जो है वो सेंट किया गया, उसको भेजा गया, जिस तरह मैंने पिछले फिगर में आपको दिखाया था। तो इसमें क्या है, ये एलिवेटर जो है, दिस एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग upward in the empty space। तो क्या है कि ये एलिवेटर जो है वो एम्प्टी स्पेस के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रही है। तो जो ऑब्जर्वर है इन इनर्शियल फ्रेम आउटसाइड द एलिवेटर, द ऑब्जर्वर in an inertial frame outside elevator, ठीक है। जो एलिवेटर के आउटसाइड ऑब्जर्वर है इनर्शियल फ्रेम के अंदर, तो उसके मुताबिक द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो वो कहेगा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो वो कहेगा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में, कौन सा ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर जो आउटसाइड एलिवेटर है इनर्शियल फ्रेम में। देखिए एलिवेटर तो इस वक्त एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड, तो एलिवेटर के एलिवेटर जो है वो तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर इनसाइड द एलिवेटर, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर इनसाइड द एलिवेटर, लेकिन जो ऑब्जर्वर है एलिवेटर के अंदर, उसके मुताबिक द लाइट बेंड टूवर्ड्स द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। तो उसके मुताबिक जो है, जो अंदर ही खड़ा है उस एलिवेटर के, उसके मुताबिक जो है वो लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, ठीक है। तो उसके मुताबिक लाइट फ्लोर के एलिवेटर की तरफ जो है वो बेंड करेगी। तो अब आप देख लें कि ये दोनों ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो
डिफरेंट आ गई हैं। जब इनर्शियल फ्रेम से उसने ऑब्जर्व किया एलिवेटर के बाहर से, तो उसने कहा कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है लाइट की बीम। लेकिन जब उसने ऑब्जर्वर ने एलिवेटर के अंदर से ही उसको ऑब्जर्व किया, तो उसने कहा कि वो लाइट जो है वो बेंड हो रही है। तो ये दोनों ऑब्जर्वर की, जो आउटसाइड द एलिवेटर है और इनसाइड द एलिवेटर है, उन दोनों ऑब्जर्वर्स की ऑब्जर्वेशन जो है वो इस हवाले से एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो ट्रजेक्ट्री है लाइट पल्स की, वो बेंड करती है टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जर्वर किधर है, जो ऑब्जर्वर जो है वो एलिवेटर के अंदर है, वो कहता है कि लाइट जो है वो बेंड कर रही है टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। तो इसका मतलब हुआ कि फिर आइंस्टाइन जो है उसने ये प्रपोज किया, आइंस्टाइन ने ये प्रपोज किया कि जो बीम ऑफ लाइट है should also bend by a gravitational field. So Einstein proposed that beam of light, तो जो बीम ऑफ लाइट है is bent downward by a gravitational field. जैसे कि मैंने पीछे फिगर्स जो हैं वो बनाई थी कि देखें, एक ये था ना फ्रेम, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए जी जे के साथ, ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ये बीम रखता है, तो ये यूँ लाइट की बीम नीचे की तरफ जाती है। और दूसरा फ्रेम है जो कि हमारे पास स्टेशनरी है, ए ज़ीरो है और वी भी ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी ये पर्सन खड़ा है, तो ये भी बीम इस स्टेशनरी फ्रेम में भी नीचे की तरफ जाती है, यानी कि ये नीचे की तरफ जो है वो जाती है इस तरफ किसी एक्सेलरेशन जी माइनस जी जे की वजह से। ये फिगर्स मैंने पहले भी बनाई है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है और ये हमारे पास इनर्शियल फ्रेम है। तो कंक्लूजन क्या आइंस्टाइन ने किया, उसने कहा कि बीम ऑफ लाइट जो है वो भी बेंड करती है डाउनवर्ड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो बेंड करती है। तो एक्सपेरिमेंट्स ने इस इफ़ेक्ट को वेरीफाई किया, इवन दो कि ये बेंडिंग बहुत स्मॉल थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने ये कंफर्म किया कि लाइट जो है वो बेंड होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स verified this phenomenon. Experiments verified this phenomenon even though the bending of light was very small. इवन के जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो स्मॉल थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने इसको वेरीफाई, इस फिनोमेना को किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये नतीजा निकला कि लाइट तो बेंड करती है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो जो लेज़र है,
जिसको हम एम करते हैं किसी हारिजन के ऊपर, वो फॉल करती है लेस देन 1 सेंटीमीटर आफ्टर ट्रैवलिंग 6000 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अगर एक लेज़र बीम जो है, a laser beam bent to less than 1 centimeter when it is aimed at horizon and traveled the distance of 6000 किलोमीटर, यानी कि 6000 हॉरिजॉन्टल के लाइन जब आप करते हैं तो 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी जो बेंडिंग ऑब्जर्व होती है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर ऑब्जर्व। आप देख लेंगे कितनी कम बेंडिंग जो है वो ऑब्जर्व होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर ऑब्जर्व होती है, लेकिन बेंडिंग होती ज़रूर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये निकला कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो लाइट को भी बेंड करता है, और आइंस्टाइन ने ये चीज़ जो है ये बताई कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लाइट भी बेंड होती है। पहले यही ख्याल था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो मूव करती है। तो जो न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है वो कोई बेंडिंग ऑफ लाइट जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन gives no information about the bending of light। तो न्यूटन की थ्योरी नहीं देती, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ने कहा कि लाइट जो बेंड है वो होती है। न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करती है। तो इसकी इन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद के ऊपर आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके दो पोस्टुलेट्स हैं। आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी has two postulates। इसके दो postulates हैं। नंबर 1, all laws of nature have same form for the observers in any frame of reference। In any frame of reference, whether it is accelerated और नॉट। ठीक है, तमाम लॉज जो हैं नेचर के वो सेम रहते हैं तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर, चाहे वो एक्सेलरेटेड हैं या एक्सेलरेटेड नहीं है, यानी कि वो इनर्शियल हैं या इनर्शियल नहीं है, लेकिन तमाम के अंदर लॉज ऑफ नेचर जो है वो सेम रहते हैं। ये इसका पहला पोस्टुलेट था। उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट कि इन द विसिनिटी ऑफ एनी पॉइंट, दूसरा पोस्टुलेट है पोस्टुलेट नंबर 2, इन द विसिनिटी, ये जो विसिनिटी है, इन द विसिनिटी ऑफ एनी पॉइंट
किसी भी पॉइंट की मौजूदगी में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इक्वलेंट है किसके, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के। ग्रेविटेशनल फील्ड is equivalent to a accelerated frame। एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के इक्वलेंट है ऑफ रेफरेंस इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। इसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इसका मतलब यह है कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम जो है वो उतनी ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है जितनी के ग्रेविटेशनल फील्ड की ग्रेविटी होती है। यानी कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सपोज करें कि एक स्पेसशिप है, वो स्पेसशिप मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, वो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और जी 9.8 इवन कि वो किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर स्पेसशिप जो है वो मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस स्पेसशिप का एक्सेलरेशन होगा, इवन दो कि वो ऐसी जगह पर मूव कर रही है कि जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट की विसिनिटी में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो जी प्रोड्यूस करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये जो था ये दूसरा पास्टुलेट था आइंस्टाइन का, इसकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो मेन पॉइंट्स थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। तो अगर हम देखें कि पहला जो हमारे पास पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि तमाम लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो सेम होते हैं ऑब्जर्वर्स के लिए किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, चाहे वेदर वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जनरल थ्योरी हमें ये बताती है कि जो टाइम है वो चेंज होता है, टाइम जो है वो चेंज होता है बाय ग्रेविटी। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इफेक्ट predicted by general theory of relativity is the alternation of time with gravity। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने प्रेडिक्ट किया कि ग्रेविटी की वजह से टाइम जो है वो चेंज होता है। एक क्लॉक जो प्रेजेंस में है ग्रेविटी के, वो स्लोवर रन करता है एज कंपेयर टू द क्लॉक वेयर द ग्रेविटी इज निग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, ठीक है। अ क्लॉक इन द प्रेजेंस of gravity runs slow as compared to the clock where the gravity
इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो प्लेस के जहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होता है वहां पर क्लॉक जो है वो आहिस्ता से मूव करता है एज कंपेयर टू उस प्लेस पे कि जहां पर ग्रेविटी जो है उसका इफेक्ट कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं किसी ऐसी प्लेस के ऊपर कि जहां पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज़्यादा है, तो वहां पर अगर एक इवेंट जो है वो 2 मिनट में अकर करता है, ठीक है, वहां पर एक इवेंट 2 मिनट में अकर करता है एज कंपेयर टू सेम इवेंट जो है वो उस जगह पर काउंट किया गया जहां पर ग्रेविटी जो है वो कम है, तो वहां पर वो इवेंट जो है, यहाँ पर क्लॉक जो है वो रन स्लो कर रहा है, तो हमने कहा 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम लगा, और वहाँ पर 1 मिनट में कि जहाँ पर ग्रेविटी जो है वो कम है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर ग्रेविटी हो वहाँ पर क्लॉक्स जो हैं, जहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा हो वहाँ पर क्लॉक्स जो हैं वो स्लोली रन जो है वो करते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस हैं एमिटेड बाय एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड आर रेड शिफ्टेड, ठीक है, वो रेड शिफ्टेड होती हैं टू द लोअर फ्रिक्वेंसीज व्हेन कंपेयर विद द सेम एमिशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए वीक फील्ड। तो जो फ्रिक्वेंसीज एटम से एमिट होती हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या होती हैं, वो रेड शिफ्टेड होती हैं एज कंपेयर टू दोज frequencies which are emitted in the presence of a weak field। तो the frequencies ये मैं लिख देता हूँ, the frequency of radiations emitted by atoms in the presence of a strong gravitational field are red shifted। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की में क्या होती है, रेड शिफ्टेड टू ए लोअर फ्रिक्वेंसीज, टू ए लोअर frequencies when compared with the same emission in the presence of weak gravitational field, in the presence of the weak gravitational field की प्रेजेंट के अंदर। तो जो ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट हैज बीन डिस्पेक्ट, जो हमारे पास रेड शिफ्ट आती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हैज बीन attracted in spectral lines emitted by atoms in massive stars। तो जो रेड शिफ्ट है वो हमारे पास रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रल लाइन जो डिटेक्ट होती हैं वो किस में होती हैं, वो हमारे पास डिटेक्ट होती हैं मैसिव स्टार्स के अंदर, क्योंकि जितना मास जो है वो बड़ा होता जाएगा वहाँ पर ग्रेविटी उतनी ही
बढ़ती चली जाएगी, और जहाँ पर ग्रेविटी बढ़ेगी वहाँ पर आपको रेड शिफ्ट जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो नज़र आएगी। द ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट has been detected, वो डिटेक्ट हुई in spectral lines emitted by atoms in the massive stars, in the massive star। ठीक है जी। तो जो ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट है उसको डिटेक्ट किया गया इन स्पेक्ट्रल लाइन, उन स्पेक्ट्रल लाइन जो एटम्स ने इमिट की इन मैसिव स्टार्स। मैसिव का मतलब है जिनका मास ज़्यादा हो, तो जहाँ पर मास ज़्यादा होगा वहाँ पर रेड शिफ्ट होगी, और जहाँ पर मास कम होगा वहाँ पर रेड शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर आपको रेड शिफ्ट जो है वो ऑब्ज़र्व होगी। तो इसके अलावा ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि अर्थ के ऊपर जब हम कंपेयर करें फ्रिक्वेंसीज ऑफ गैमा रेस को जो इमिटेड करती हैं फ्रॉम न्यूक्लियस सेपरेटेड वर्टिकली बाय 20 मीटर, तो उनके अंदर जो सेपरेशन होती है गैमा रेस के अंदर वो वर्टिकली कितनी होती है, वो अबाउट 20 मीटर की सेपरेशन उनके अंदर होती है। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई किया गया कि अर्थ के ऊपर इट हैज़ बिन also verified on the earth, अर्थ के ऊपर ये वेरीफाइड किया गया by comparing the frequencies of gamma rays। फ्रिक्वेंसीज थी गामा रेस की emitted from न्यूक्लियाई, जो कि न्यूक्लियाई में से emitted हुई सेपरेटेड वर्टिकली बाय 20 मीटर। तो ये भी वेरीफाई किया गया अर्थ के ऊपर कंपेयर करने का फ्रिक्वेंसी ऑफ गैमा रेस की जो कि न्यूक्लियाइज में से एमिटेड हुई थी वर्टिकली बाय 20 मीटर, यानी कि उनके अंदर जो सेपरेशन थी वो सिर्फ 20 मीटर की थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस था। देखिए रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होती है कि जब कोई चीज़ आपसे दूर जा रही हो तो वो रेड शिफ्ट शो करती है। तो जिस जगह पर टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा वो आपको ऐसे लगेगा कि वहाँ पर वो चीज़ जो है वो आपसे अवे, वो स्टार आपसे अवे जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होगी, और जहाँ पर मास कम होगा वो ऐसे लगेगा कि वो आपके करीब आ रहा है, तो वहाँ पर आपके पास ब्लू शिफ्ट होगी। तो जहाँ पर ग्रेविटी बढ़ जाए वहाँ पर टाइम जो है वो रन स्लो करता है। अभी मैं एक और लेक्चर्स के ऊपर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर आपको पढ़ाऊँगा। अभी यहाँ पर हमने एक कॉन्सिक्वेंसेस का डिस्कस किया, अभी एक दो और कॉन्सिक्वेंस रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।